नमस्कार। आज मैं अशोक साहनी जी के पास आया हूँ। पिछले दिनों वृद्धाश्रम पर कार्यक्रम करते वक्त मुझे इनके बारे में पता चला और मैं इनसे मिलने के लिए आया। इस शख्स से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि आपको भी इनके बारे में सब कुछ बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के मैं 90 बरस के होने वाले अशोक साहनी जी, जिनका सफ़र 1000 करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक साम्राज्य से, उनसे मैं आपको मिलाता हूं। बेहद खास शख्सियत है। मैं उनके घर आया हूं। और लंबी बातचीत करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे, उनकी चीज़ें आपको दिखाएंगे। नमस्कार दत्ता जी। नमस्कार राजीव जी, बहुत इंतजार था आपका। आइए आइए। ये रजनीश दत्ता जी हैं, जो उनका काम धाम देखते हैं। इन्हीं के जरिए हमारा परिचय हुआ था। और ये जो एरिया है, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही तबीयत के आदमी हैं अशोक साहनी। 90 साल के होने वाले हैं। उनके घर की एक एक चीज़ को आप देखेंगे तो बहुत ही करीने से सब चीज़ सजा के, सब चीज़ व्यवस्थित करके, और लिफ्ट से हम उनके यहाँ चलते हैं। लिफ्ट में बैठते हैं। आइए आइए आइए, फर्स्ट फ्लोर तक चलते हैं। आइए आइए मिलवाते हैं आपको सानी साहब आइए। के साथ। ये मैं आप देखिए। खैर ये सब चीज़ें, मैं सब चीज़ों के बारे में ये सब आपको बताते रहूँगा। पहले जिस शख्स से मिलने के लिए हम आपको यहाँ ले आए, हम खुद आए हैं जिनसे मिलवाने के लिए। अब बिना देरी किए उनसे चर्चा की शुरुआत करते, बातचीत करते। अंकल नमस्ते। जीते रहो, सुखी रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। मैं पीछे आया वृद्धा आश्रम की जब स्टोरी कराई आपने, जो अशोक साहनी फाउंडेशन से जो ओल्ड एज हम बनाया है, उसकी व्यवस्था देखा मैंने। वहाँ रह रहे लोगों के चेहरे पर खुशी देखी। वहाँ गरीब बच्चियों के लिए आपने कढ़ाई सिलाई का इंतज़ाम किया है, अस्पताल का इंतज़ाम किया है, निःशुल्क, सब फ्री है। सब फ्री है। तो मुझे ये था कि आपसे मिलना चाहिए। और जब मैं आपसे मिल के गया तो आप यकीन मानिए, आपका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। और मैंने सोचा था कि आपकी लाइफ को दुनिया के सामने ज़रूर रखने का काम करूंगा। इसीलिए अंकल मैं आपके पास आया। आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। और मैं कोई बातचीत शुरू करूं उससे पहले, सबसे पहली बात, अंकल ईश्वर की दया से और अपने चेहरे पे जो इनका, वो कहते हैं ना, नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो 89 बरस के हो चुके हैं, 90 बरस के होने ही वाले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 90 बरस का इतना खूबसूरत आदमी और इतना खुश आदमी नहीं देखा। दूसरे आपने भी नहीं देखा होगा। अगर कोई होगा तो मेरे वीडियो के कमेंट में बताइएगा। इतना खुश, इतना खूबसूरत और हमेशा हंसने वाले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ चीजें इनके बारे में आप जानेंगे। मैं और बातें बाद में करूंगा। एक दांत, आज तक इनको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे दांत 90 साल की उम्र में ओरिजिनल है। उस दिन बातचीत के क्रम में जब मैंने चश्मा यहाँ रखा था और यहीं पे बैठ गया, तो अंकल ने पूछा टूट गया क्या? तो मैंने कहा मेरे चश्मे टूटते रहते, एक गाड़ी में हमेशा लेके चलता हूँ। तब इन्होंने कहा कि बेटे, ये जो मेरा चश्मा है ये 35 बरस से यही है, और ये चश्मे का नंबर भी नहीं बदला 35 साल से। नंगा घूमता हूँ, कवर भी नहीं है, ऐसे लेके घूमता हूँ। अब कवर भी नहीं लगाते। 35 साल का चश्मा, 90 साल के अंकल, और करीब करीब 88 या 87 साल के आपके दांत। तो मैं सबसे पहले, और कोई बातचीत करने से पहले, मेरे दर्शकों को, युवाओं को खासकर,
आप ये बताइए कि वो कौन से जीने की कला है जिससे इतना खुश रहा जा सकता है और इतना स्वस्थ रहा जा सकता है। मैं 89 ईयर्स यंग ओल्ड मैन आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले एक शेर सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। है किसका जिगर, है किसका जिगर जिस पे ये बेदाद करोगे, है किसका जिगर जिस पे ये जुल्म करोगे, है किसका जिगर जिस पे ये बेदाद करोगे। रंजन लो हम तुम्हें दिल देते हैं, क्या याद करोगे। वाह वाह, इनकी शख्सियत के बारे में बाद में बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प शख्सियत है और कैसे इन्होंने 35 रुपए, ये तो कहते हैं 10 रुपए से 1000 करोड़, लेकिन 35 रुपए या 25 रुपए, वो 25 रुपए 10 रुपए का क्या गणित है वो भी बताते हैं। ये दांत और आंख इतनी अच्छी होने की वजह से सेहत और खुश रहना, हमेशा आप हंसते रहते, इसके कैसे रहा? कारण ये है कि मैं शेर लिखता हूँ अपने तजर्बे के। कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया, कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। मैंने अपनी लाइफ में, लोगों ने बड़े जुल्म किए मेरे साथ, पैसे खा गए, बेईमानी की, भाइयों ने भी धोखा दिया, और मैंने झगड़ा नहीं किया आज तक। इसीलिए खुश रहता हूँ कि आप किसी से झगड़ोगे, टेंशन लोगे, देने वाला तो वो है, और जब वो मुझे बुला बुला के देता है तो मैं क्यों ऐसे काम करूं। मैंने आपको एक सवाल किया था कि टेल मी द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ। जिंदगी के 2 जिंदगी महत्वपूर्ण दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन 2 कौन से होते हैं। और हमसे पूछेंगे तो कहेंगे अब मैं तो यही कहूँगा जब मैं पैदा हुआ था, बहुत खूब। और दूसरा शादी या नौकरी, या जब मैं, इससे बहुत ऊंची चीज़ है। पहला इम्पॉर्टेंट डे व्हेन यू आर बॉर्न, एंड द सेकंड डे व्हेन यू कम टू नो व्हाई यू आर बॉर्न। तो इसमें तो आदमी मर जाएगा, ये जान ही नहीं पाएगा। सिर्फ आप ये समझते हो कि मेरे को पैदा हुआ, बस पैसा कमाना है, करोड़ों इकट्ठे करने हैं, और उसके बाद एक दिन चला जाना है। झुंझुनू वाले ने क्या किया, करोड़ों रुपए तो कमा लिए, लेकिन आदमी एक बात नहीं समझता, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती, और अगर जेब होती भी तो जो करेंसी आपके पास है वो वहाँ नहीं चलती। अच्छा अंकल, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा भी है कि दौलत के साथ, संपत्ति, धन के साथ, अगर व्यक्ति का इंटरेस्ट साहित्य और संगीत में हो तो उसका जीवन बहुत खुशमय, खुशगवार होता है, उसकी ज़िंदगी लंबी होती है। अमूमन से जो लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं या संपत्ति, पैसा उनके पास होता है, सेल्फ मेड भी या पेरेंटल भी, तो अमूमन से ये 2 शौक उनके जाते रहते हैं। संगीत, आपके बहुत इतनी सारी, देखिए अंकल की किताबें, 18 किताबें लिखी हैं अपने ड्राइंग रूम में, या अपनी सारी लिखी हुई किताबें रखते हैं। अलग अलग तरह के इनके शौक हैं। संगीत उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, और तीनों भाषाओं में ज़बरदस्त पकड़ में। मैं बड़ा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, मेरे ऊपर मेरे एम्प्लॉइज़ का बहुत बड़ा, मेरे अपने साथियों का बहुत बड़ा रोल है, मेरे ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल है। आई शुड नेवर फॉरगेट कि मैं जब बड़ा हुआ हूँ, परमात्मा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसमें इन लोगों का भी हाथ है। जिस दिन मैं ये समझूंगा तो मेरे अंदर से भावना आती है। मैं आपको अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। पहले दांत और आंख वाला बता दीजिए, दर्शक सोच रहे होंगे आंख कान का, दांत और आंख के बारे में। सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप, मैं मजाक के तौर पे बोलता हूँ कि जिस्म का कोई भी अंग आप अगर पॉलिश करते रहेंगे, कि आप उंगली लेके दांतों को सुबह उठ के 3-4 बार, सुबह शाम को, ना मंजन लगाओ ना टूथपेस्ट लगाओ, कुछ नहीं चाहिए, कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं, इसको मसाज करो। आपके जो मसूड़े हैं उनके अंदर बड़े बारीक 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 नर्व्स हैं। जब आप मसाज करोगे उनके अंदर पीक, उनके अंदर जो बदबू, उनके अंदर चीज़ें, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो आपके मुंह बिल्कुल, दांत जो है लोहे की तरह हो जाएंगे।
इसी तरह से आँखों को मसाज करो, भगवान ने अंदर ऐसे करो तो एक इतना नरम चमड़ा दिया हुआ है, आँखों के अंदर पानी दिया हुआ है, तो आप ऐसे आँखों को हर तरफ से मलो, ऊपर नीचे नीचे इधर उधर, 2 मिनट मसाज करो। आपका नंबर जितना है अगर उससे बढ़ जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना, लेकिन दिन में 2 बार ये ज़रूर करोगे। तो आपको किसी ने बताया था या आपने अपने से बताया था, मेरी बताया? माँ ने बताया था। माँ ने। ये सारे नुस्खे जो हैं मेरी लाइफ में, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि मेरी लाइफ में पिताजी का साथ बहुत कम था, लेकिन मैं जो भी हूँ आज अपनी माँ की वजह से। हम पाकिस्तान से बहुत एक अमीर फैमिली, लेकिन इलीट फैमिली है। अमीर तो थी, दादाजी मेरे वहाँ के सेशन जज थे पाकिस्तान में। अंग्रेज़ों ने उनको, स्टूल मंगवा दूँ आपको? नहीं नहीं, ठीक। अंग्रेज़ों ने उनको खिताब दिया था दीवान बहादुर, तो उनका नाम था दीवान बहादुर दीवान सीताराम। मेरे चाचा जी एम्बेसडर थे दीवान चमन लाल सानी ऑस्ट्रेलिया। दूसरे चाचा मेरे बलराज सानी थे जो एक्टर थे बहुत बड़े। बलराज सानी था? बलराज सानी था, वो मेरे चाचा थे। तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी चीफ इंजीनियर थे लंदन में। 1938 में उनके पास मर्सिडीज़ कार थी वहाँ, और वो सिगार पिया करते थे। जब पाकिस्तान बना, ये तग़य्युर तबद्दुल हुआ, तो उस पर एक शेर सुनाता हूँ। जब पाकिस्तान बना उसमें क्या हुआ कि गम ये नहीं कि नफ़रत की जंग में हिंदू मरा था या कि मुसलमान मर गया। गम ये नहीं कि नफ़रत की जंग में हिंदू मरा या कि मुसलमान मर गया। गम है तो सिर्फ़ ये कि इस नफ़रत की आग में शैतान ज़िंदा हो गया, इंसान इंसान मर गया। सही किया। तो जब हम यहाँ पर आए तो हम लोग सब कुछ छोड़ के आ गए। हमारे लोगों का, हिंदुओं का नुकसान दौलत का बहुत हुआ, आदमियों मरने का कम हुआ। मुसलमान भाइयों का मरने का ज़्यादा हुआ, हमारा कम हुआ। मेरे दादा उन दिनों में शेर लिखा करते थे बड़े अच्छे। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं था। तो वो लिखते थे कि आँख वालों के लिए तो यहाँ हिंदू और मुसलमान हैं, मैं तो अंधा हूँ, मेरे लिए सब इंसान है। ये शेर से मैं बड़ा हुआ। मेरे में हिंदू और मुसलमान के लिए जज्बे में आज भी कोई फ़र्क अब ये अंकल, एक मैं आपकी बात से वो तो देखिए, मैं तो आज आपने ये खुलासा किया कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्या क्या थे और कितनी बड़ी फैमिली से। आपके फादर खुद मर्सिडीज़ से 1938 में चलते थे, तो 2026 में आपके पास मर्सिडीज़ 50 साल पहले से है आपके पास, तो वो कोई मतलब, लेकिन आप जीरो से खड़े हुए, वो एक अलग कहानी है। इसीलिए तो मेरा दादा बोलता था कि वो अमीर नहीं जो फ़कीर नहीं, हाँ, वो अमीर नहीं जो फ़कीर नहीं, और वो फ़कीर नहीं जो अमीर नहीं। वो बोलते थे कि दौलत तो वहाँ थी रह गई, लेकिन तेरा बाप जो है ये फ़कीर है, साधु है। उस वक़्त लाड प्यार से पला हुआ एक क्रोधी आदमी था पाकिस्तान में, चुरट पीता था, ज़रा सा खाने में कोई चीज़ आ गई तो थाली बार फेंकता था। आज वही इंसान इंडिया में आके, उसको मालूम है गांव में बसे हम आके, सुनील दत्त जो एक्टर है हमारा, और उसकी कच्ची दीवार कामन थी, हम एक ही गांव के रहने मैंने वाले। उस कोठी कटरा छोड़ करके आप कच्चे मकान में बंटवारे के बाद आए। गांव में आए। तो मैं कह रहा था कि शबीना अदीब एक शायरा है सर, उनका एक शेर है जो अभी आपने बात की तो याद आ गया कि जो ख़ानदानी रईस हैं रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा जो लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो आपका लहजा ही बता रहा है कि आपका मिजाज बता रहा है कि आप सैकड़ों साल से रईसी में पले बढ़े। बोल रहा हूँ कि वो अमीर वो है साईं बाबा, अमीर हैं गुरु नानक देव, अमीर हैं हज़रत मोहम्मद साहब, जिनके पास उसके नाम की दौलत है। वो दौलत तो कल थी, आज ख़त्म हो गई। तो जब आप गांव में आए तो मैं कॉलेज पढ़ने जाता था, 8 मील पैदल चल के जाता था और पैदल आता था। मैं और सुनील दत्त जो पटड़ी थी, वो मेरे से 4 साल बड़े थे, तो वो थोड़ा बड़ी क्लास में था, मैं छोटी में था, लेकिन हम पैदल मंडोली से यमुनानगर जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए। 2:30 बजे उठ के सुबह 4 बजे की गाड़ी पकड़ते थे, 4 किलोमीटर पैदल चल के गाड़ी पकड़ते थे, वहाँ से पढ़ने यमुनानगर जाते थे, शाम को वापस आते थे। उसके बाद कॉलेज जो है अम्बाला में था, वो रात को 3:45 बजे गाड़ी पकड़ के अम्बाला जाते थे, वहाँ 2 ट्यूशनें पढ़ाता था,
8 बजे कॉलेज अटेंड करता था। हमने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है। सुनील दत्त मतलब संजय दत्त के पिता, एक्टर सुनील दत्त। उनका सुनील दत्त एक्टर थे, उनका असली नाम था बलराज मेहता। बाद में उन्होंने बॉम्बे जाके नाम रख लिया सुनील दत्त। वो भर्ती हो गए, लखनऊ जाके सिपाही भर्ती हो गए और हम लोग शिफ्ट होके यमुनानगर आ गए। एक दिन मैं और सुनील दत्त गुरुद्वारे के बाहर से निकल रहे थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट ने मेरी ज़िंदगी बदली है। हमारा क्या काम था, दोनों फिटे हुए थे, मक्खन खाना, नौकरी मिलती नहीं थी, ग्रेजुएशन के बाद भी काम नहीं मिलता था, घर वालों को कैसे पाले। सुनील दत्त दूध बेचता था, अपने पीठ के ऊपर पट्ठे लेके आता था और वो पट्ठे बेच के अपना गुजारा करता था। उसकी माँ बेचारी लोगों के दूध दे के, लेकिन बड़े सुंदर 6 फुटा 4 इंच का कद था उसका। इसकी बहन रानी थी, वेरी ब्यूटीफुल। सोमदत्त छोटा था, वो भी एक्टर बना बाद में, बेकार था। पर सुनील दत्त में गुण बहुत थे, ऑनेस्ट था। तो हम लोग क्या चाहते थे, वो कहने लगा कि देखिए ये आ रहा है ना, मेरा मामा है, इसने आज मेरी माँ की बेइज्जती करी है, ये जब आएगा इसके मुंह पर थूक देना। तो यार क्या बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, वो आया, हमने थूक दिया, वो नेचुरली गाली निकालेगा। वो गाली निकाला जी, हम दोनों ने फेंटना शुरू करना। तो शाम को घर नहीं जाते थे जब 2-4 आदमियों को पीट नहीं लेते। पेट नहीं लेते थे। क्रोध हम ऐसे निकालते थे। गुरुद्वारे के पास से गुजरे, वहाँ पर एक संत निश्चल सिंह होते थे। तो मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ी, इतनी मीठी आवाज़, गुरा सानू सीख देती, गुरुओं ने हमको शिक्षा दी, गुरा सानू सीख देती, मिठा बोलना ते न्यू के टुरना। मैंने कहा यार भले, उसका नाम बलराज मेहता था, बल्ला बुलाता था। सुनील दत्त का बल्ले बोलते थे आप? भले बल्ले कि भले यार बड़ी शानदार बात बोल रहे हैं, चल अंदर चलते। उसने कहा मैं गुरुद्वारे गुच्छियाँ, उस मैं गुरुद्वारे नहीं जाता, तू जा। मैं अंदर आया, मेरे सर पे तो कपड़ा नहीं था। गुरुजी ने देखा भाई नंगे सर वाला कोई आया, उन्होंने कहा गुरु बेटा इधर नू आ जा। हमारे तो देखा 4000 आदमी, संक्रांत का दिन था, मुझे पता नहीं था, मैंने समझा गुरुद्वारा खाली होगा। तो मैं लौटा कि अभी गुरुजी बोलेंगे नंगे सिर आ गया, बेइज्जती होगी, निकर पहनी हुई। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं तेरे को बुला रहा हूँ, इधर आ जा। मर गए। ऊपर गया, मेरी शक्ल देखी उन्होंने, क्या पर्सनालिटी बता नहीं सकता, बहुत क्रोध है तेरे अंदर। कैसा, इसने कोई खिड़की भी नहीं है, इन्होंने किसी को फिटक करते हुए देखा होगा यहाँ। मैंने कहा जी क्रोध है, क्यों क्रोध करते हो? मैंने कहा जी पिताजी की डेथ हो गई है, नौकरी मिलती नहीं है, 9 आदमी पालने को हैं, और जो करप्ट आदमी है वो पैसे कमा रहे हैं, हमारे को नौकरी नहीं मिलती। कहने लगे बेटा इसमें कोई भला होगा। मैंने बड़े गुस्से में देखा, मेरा पिता की मृत्यु होगी, इसमें कोई भला होगा? मैंने कह लगा दिल कर रहा है ना कि सरदार का टेटवा दबा दो। मैंने कहा दिल कर रहा है। सुन बेटा, तू ये समझ के तेरे पिता की मृत्यु तेरे लिए एक उन्होंने अपनी आहुति दी है। मैं बड़े ध्यान से सुनने लग गया। और ये जो क्रोध है तेरा, इसको कम मत होने देना। और मेरे दिल में आया भाई ये सरदार बिल्कुल पागल है। पहले कह रहा है कि बाप की मौत हुई है, उसमें भला होगा, अब कह रहा है क्रोध को कम नहीं होने देना। मैंने कहा जी गुरुजी मेरे को आपकी बातें समझ नहीं आ रही, और मैं समझाता हूँ। कहने लगे तूने बड़ी दूर जाना है, कई ज़बानें बोलनी है, देश विदेश घूमना है, दुनिया का भला करना है, और तू इस क्रोध को इस तरह से ज़ाया कर देगा तो कैसे होगा? मैंने कहा हाँ, जैसे बाप के साथ बेटा प्यार करता है उससे इतना रिलेशन होगी 5 मिनट के अंदर। हाँ, आपका क्या जाता है, पुत्र बांटते जाओ, रोटी खाने को नहीं, अखबारें बेचता हूँ, सब्जियाँ बेचता हूँ, शाम को अपने परिवार को पालने के लिए, और मैं देश विदेश जाऊँगा। मैंने आज तक गाड़ी के शक्ल नहीं देखी। उन दिनों में तो दिल्ली तक नहीं गए, कहाँ जाऊँगा मैं? तब उन्होंने बोला कि देख बेटा, एक इंजन है, उन दिनों में इंजन आते थे स्टीम वाले, एक इंजन में 1 बाल्टी पानी डाल दो तो वो यमुनानगर से अम्बाले चली जाएगी, उतनी स्टीम बनेगी। तुम अपने अंदर उस स्टीम को वेस्ट कर दो या प्रिजर्व करो और उसको सही दिशा दो। ज़बानें पढ़ो, लैंग्वेजेस पढ़ो, सेवा करो लोगों की, गरीबों की मदद करो, तुम कहाँ पहुँच जाओगे? उर्दू शायर बनोगे? मैंने कहा जी हाँ ज़रूर बनूँगा। आता ही नहीं। कहने लगा देखो
अभी तुम्हारे कॉलेज में मुशायरा हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी हो रहा है, तुम वहाँ गज़ल पढ़ोगे? मैंने कहा गुरुजी मुझे तो सामने लोगों के शर्म आती है खड़ा होने में। है तुम जाओ। मैंने कहा जी पढ़ूंगा अगर आप वहाँ पर सदारत करोगे। निश्चय जी कहेंगे बेटा मैं गुरुद्वारे का, ये मेरी किताब में है सारा, कि मैं गुरुद्वारे का संत हूँ तो मेरे लिए निश्चय। मैंने कहा जी मैं नहीं जाऊँगा। अल्टीमेटली मान गए। प्रिंसिपल को जाकर मैंने बोला कि निश्चल सिंह, मेरे कॉलेज में निश्चल सिंह जी आएंगे? इतने मशहूर आदमी थे। ओए बुलाओ सारे प्रोफेसर को, ये यार। तो उन्होंने फ़ोन किया कि गुरुजी 216 नंबर टेलीफोन नंबर था, मुझे ये भी याद है, कि अशोक सानी आए हैं, ये कह रहे हैं कि आप। कहने लगे जी अब लफ्ज़ सुनो, मेरे को बड़ा बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं गुरु, कि रेहान साहब, रेहान प्रिंसिपल थे, कि मेरा बच्चा अशोक सानी मानता नहीं है, ज़िद कर रहा है कि मैं वहाँ आके सदारत करूँ। अब इस बच्चे को तो मैं ना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आऊँगा। वो जी उन्होंने सारे प्रोफेसर बुला लिए, भाई ये निश्चल सिंह जी के बच्चे आए हुए हैं, अशोक सानी जी, जैसा ये बोलते हैं वैसा करो। विद इन 15 days आई बिकेम द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट इन कॉलेज। मुशायरा हुआ तो एक शायर आए, उन्होंने अपनी नज़म पढ़ी। आप जादू देखो रंजन साहब, एक ताली नहीं बजी, एक ताली नहीं बजी। इट वॉज ए ब्यूटीफुल गज़ल। मेरे को दुख लगा। तो अब उनके मेरे कानों में आवाज़ आई कि अब यही गज़ल, ये सुनना, यही गज़ल मेरा बच्चा अशोक सानी आपको गा के सुनाएगा। मेरे तो टांगे हिल गई। मैंने कहा उठो। मैं उठा। क्या शक्ति थी, क्या चीज़ थी मेरे अंदर, क्या आया। मैं खड़ा हो गया, माइक पकड़ा, मैंने देखो एंड हॉल तक लोग बैठे हैं। तो फिर सामने मत देख, लोगों को मत देख, ऊपर देख, गा। कहाँ से वो लफ्ज़ मेरे अंदर घुस गए, और वो लफ्ज़ क्या थे? सर जिस पे ना, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। सारा हाल खड़ा हो गया जी, तालियों से गूंज उठा। तो जो शायर थे उन्होंने मुझे गले लगाया, बाद में रोने लग गए कि बेटा मैं आज घर जाके आत्महत्या कर लेता। मेरे ज़िंदगी की बेस्ट गज़ल थी ये। आगे जो वर्डिंग है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल गज़ल। आपने गा के पूरी महफिल लूट ली। गा के महफिल लूट ली। महफिल तो लूट ली, लेकिन मैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर माना गया 1 घंटे में। तो वो उनकी जो कृपा थी आज तक मैं नहीं भूला। उन्होंने मेरी आंखों में ऐसे हाथ रखा था अब, और मैं बेहोश हो गया। निश्चल सिंह की जब बात बता रहा था, उन्होंने मेरे को बोला देश विदेश जाएगा ये वो, तो मैं ऐसे लुढ़क के बेहोश हो गया। ज्ञानी आदमी थे। मुझे आज भी जब रात को कभी कभी सोता हूँ तो वही हाथ याद आता है कि उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे ऊपर उसकी कृपा है, लोग तुझे सन ऑफ गॉड बोलेंगे। ये उन्होंने 50 साल पहले बोला। इनको मालूम है, कोरिया से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यू आर सन ऑफ गॉड। क्या करिश्मा था उस आदमी का। और वो कहने लगे जहाँ तू हाथ डालेगा ना बेटा बरकत ही बरकत होएगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना। आज क्या है, जो दौलत कमाते हैं ना, तो वो बोलेगा मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बेटा, ईगो आ गई ना। तो मैं फिर लिखता था इन बातों के ऊपर कि मैं क्या होता है। बकरी मैं करती है ना, बकरी जो मैं है, बकरी जो मैं करे छुरी के नीचे आए, अल्टीमेटली वो कटती है। बकरी जो मैं करे छुरी के नीचे आए, मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। ये बातें मैंने याद कर ली। और मेरी माँ ने एक बात बोली थी कि तन मन धन से सेवा करना। धन तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने तन से दुनिया की सेवा करी। किसी के यहाँ कोई शादी हो, अशोक सानी सबसे पहले आएगा। संगीत हो, अशोक सानी सबसे पहले आएगा। कोई बीमार है घर में, सबसे पहले सेवा करूँगा। ये करते करते मैं ऐसे मकाम पे पहुँच गया
अब मुझे लड़कियां जो थी वो ऐसे नज़र आने लगी, यार ज़रा सा इसको, किसी को जोकर पसंद है तो जोक सुना दो, वो फिट हो गई। किसी को गाने वाला पसंद है तो वो गाने। तो आप हर 15 दिन के बाद साली वो माँ के पास रिश्ते आ जाते थे। तो मुझे लगने लग गया ये लड़की तो यार ऐसी होती हैं जी, जिसको मर्जी शादी कर लो, पटा लो। तो आपने मेरी बुक में पढ़ा होगा, हमारे यहाँ मेरे को मेरी सुमन जी कैसे मिली, तो मैं वहाँ बैठ के बताऊँगा। ओहो, चलिए। ये कैमरे में जो आप देख रहे हैं, अब हम चलते हैं। अंकल ने कहा कि अब आंटी की तस्वीर के पास बैठ के बात करेंगे। तो ये जो कैमरे में आप देख रहे हैं, मुझे तो पेंटिंग लग रही थी, आपको पेंटिंग लग रही है या फोटो लग रहा है? थोड़ी देर तक सोचिए और आप समझ ना पाएंगे। ये एम्ब्रॉयडरी, नीडल वर्क, निडल से, सुई से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बेल्जियम में ऐसा बनता है, स्विट्जरलैंड से अंकल आंटी लेके आई थी ना। चलिए आइए। तो पहली बात तो कितनी तबीयत से ये घर सजाया गया है, आप इसको देखिए। एक एक चीज़ इतनी करीने से, चूंकि स्विट्जरलैंड की घड़ियों से इनका बड़ा खास रिश्ता है, स्विट्जरलैंड से बहुत खास रिश्ता है। स्विट्जरलैंड की कंपनी 156 बार गया हूँ मैं, 156 बार स्विट्जरलैंड गया हूँ। तभी तो इतने खूबसूरत मुल्क में घूम के खूबसूरती मेंटेन ही करे होगा। सारी दुनिया में 12 मुल्क हैं जहाँ मैं नहीं गया हुआ। मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरी मुलाकात किसी लड़की से हुई जिसने मुझे स्विट्ज़रलैंड बुलाया और मैं कैसे घड़ी की लाइन में आया। इसके बाद ये बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा कि तो मेरे मैं ये देखिए को 156 जो कह रहे हैं सारा, ये सिर्फ मेरी वाइफ का पर्सनल टेस्ट है। देख लीजिए। इवन आर्किटेक्चर, मकान बनाना, शी वॉज नॉट एन आर्किटेक्ट, हाँ, लेकिन ये सारा डिज़ाइन उसका खुद है, बिल्डिंग का डिज़ाइन उसका खुद है, ड्राइंग रूम की ड्राइंग उसकी खुद है। आप ये फर्नीचर जो देख रहे हो, हाँ, ये सारा इटली से आया है। अच्छा, सारा फर्नीचर, ये नीचे देखिए आप फ्लोर, आप यहाँ पर आपको इसका जोड़ भी नज़र नहीं आएगा। ये सारा फ्लोर भी इटली से आया है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है घड़ी का, हाँ, वो मेरा इतना प्यारा दोस्त है, सुसाइड करने वाला था, मैंने उसको ज्ञान से चेंज किया। तो एज ए ग्रेटिट्यूड ये सारा वो वहाँ से लेके आया है, सारा फर्नीचर। अच्छा, इटली के जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो वो लेके आया वो आप लेके आया आपके और लिए। यहाँ इंस्टॉल करके गया। हाँ। ऊपर आप देखेंगे मेरे बेडरूम में पूरा मिरर है, उस मिरर के अंदर टीवी है। अभी चलते हैं, आज तो आपके बारे में पूरा दुनिया को दिखाना ही है। एक ऐसी शख्सियत के बारे में, तो ये जो निडल वर्क है और एम्ब्रॉयडरी की हुई चीज़ है, 60 साल पुरानी है ये। 60 साल पुरानी। अंकल, अगर हमारे जैसे आदमी को तो कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर लोग कहते हैं इस तरह की कलाकृतियाँ, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इसकी कोई कीमत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये वो फोटो देखना आप, आइए इधर आइए। आइए भाई उमेश सिंह, हर चीज़ देखिए। 1000, 10,000, 5,000, 50,000, करोड़ रुपए की बात नहीं है, बिजनेस की बात नहीं। साल से इकट्ठी होती रही हैं चीज़ें। मैं जब भी बाहर जाता था कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। ये देखो ग्रैंड, लेकिन ये जो पेंटिंग है इसको देखिए आप, ये लेडी पीलिंग पोटैटोज इसका नाम है। इट्स ए स्विस पेंटिंग। आज विकिपीडिया में देखें तो ये पेंटिंग शायद करोड़ रुपए की होगी, कोई कीमत नहीं है इसकी। आप कहाँ से लाए थे? स्विट्जरलैंड से सब माल स्विट्जरलैंड से ही आपका आ रहा है मोस्टली, क्योंकि वहीं मैक्सिमम ज़्यादा था ना। वो जापान से है वो वाला, ये टेबल इटली से है। और ये टेबल जो है ये ग्लास नहीं है। इधर आइए आपको दिखाऊं, आप इधर से देखो, ये ग्लास नहीं, क्रिस्टल है। ये भी इटली वाले डिस्ट्रीब्यूटर ही लाए। वो सब डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर लाया। ये क्रिस्टल है। वो जो आप देखो एक एक चीज़, ये सबसे पहला वास है। हाँ, बस। ये हम गोदी में लेके आए क्योंकि ये पैक नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे मिस्टर पुरेवाल थे, घड़ी के मालिक थे। हाँ, तो वो, मैं और मेरी वाइफ चाइना गए हुए थे। चाइना खुला था, ताज़ा ताज़ा। तो ये जो तीनों वास हैं ये पैक नहीं हो सकते क्योंकि पेटल्स इतनी नज़दीक जाके फ़ोटो ले लो, पेटल्स इतनी पतली है कि टूट जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये कहाँ से लाए थे? ये चाइना से। चाइना से। 2 उधर पड़ी हैं कोनों में।
अब ये जो हम गोदी पूरा- में रख के प्लेन में भी गोदी में रख के लेके आए। ये जो घर है, ये पूरा दिखाने के पीछे कोई और वजह नहीं है। ये ड्राइंग रूम, ये अंकल का आंटी से जो लगाव है वही और, है, और वही है, वही है। उन्होंने सजाया है, वो एक एक चीजें लेके आई थी, इसलिए ये इसको बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। ये मत समझिए कि मैं अपने बारे में कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो समझ, मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लोगों की सेवा करके कमाया है, आप लोग भी वैसा बन सकते हो। मैं दिल्ली में 35 रुपए लेके आया था। सिर्फ और 35 सबसे खास बात, आइए अंकल, सबसे खास बात, पहले चूंकि जिस महिला आंटी, अंकल का ये मानना है कि ये जो क्लास, ये जो तरीका है, ये जो घर जैसे उन्होंने सजाया, इस घर में इन लोगों ने 50 बरस ना अंकल, 60 बरस 60 बरस, ना, ये दोबारा बना 2015 में। हाँ, पहले बना था 1968 में। अच्छा 68। 68, तो 60 साल करीब करीब इसी जगह पे आप दोनों हाँ। रह चुके। तो आंटी सुमन नाम है आंटी का, उनको फेफड़े की बीमारी हुई पिछले दिनों, और 2023 में उनका निधन हुआ। तो उनसे इतना अटैचमेंट अंकल को है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने ही सहेज करके अब रखी। मैं आपको तो इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, मैं मुझसे बातचीत में कह रहे थे कि जो चीज़ उनके, जो चीज़ उन्होंने जैसे रखी थी ऐसे पिछले 3 सालों से, वो कोई भी चीज़ अभी तक हिलाई नहीं गई। सवाल नहीं था। सोचिए, हिलाया नहीं, एज इट इज, सिवाय ये फोटो जो है ये उनके बाद लगाई हैं मैंने, पर अदरवाइज जैसे वो छोड़ के गई हैं, चाहे बगीचा है, बाग है, मैं उनकी कोई चीज़ टूट गई है उसको जोड़ जोड़ के रखता हूँ, लेकिन फेंकता नहीं। क्यों? कि एक शेर सुनाता हूँ आपको। मेरी तन्हाइयों से कहती हैं तुम्हारी यादें, मेरी तन्हाइयों से कहती हैं तुम्हारी यादें अशोक जी, हम तन्हा तुम्हें कभी भी होने नहीं देंगे। हम यमुनानगर में रहते थे, तो मैं आप जैसे बोल रहा था कि लड़कियों से मुझे बड़ी वो लगने लग गया कि तो बड़ी मामूली फटाफट फिट हो जाती हैं, तो मैं तो ऐसी लड़की लूँगा जो मतलब कुछ जिसमें कुछ वो हो। भगवान ने कोई शादी का मौका आया, किसी की इनविटेशन आया, पाकिस्तान 1947 में हम आए थे और उन दिनों 1959 था, तो न्योता आया अम्बाले से 1959 में। अब मेरा दिल था, वहाँ पिक्चर आई हुई थी दिलीप कुमार की, मैं उसका आशिक था, इंसानियत। मैं इंसानियत देखना चाहता था चाचा जी के साथ, पर बाबूजी को बोलूँ कि बाबूजी 10 रुपये दे दो, तो उन दिनों खड़की थी, 10 रुपये मुश्किल थे, लेकिन हिम्मत करके बोला कि बाबूजी ये चिट्ठी आई है, शादी है वहाँ, 12 साल हो गए हमको, हमारे बल्ला सानी की मासी की लड़की थी, तो जाना चाहिए। बल्कि बहुत अच्छा विचार है, ज़रूर जाना चाहिए, 12 साल हो गए, रिश्तेदार हैं, चाचा को भी ले जा, हमारा काम बन गया। मन में तो खोट था, हम तो पिक्चर देखने गए थे, वो कार्ड भूल गए भाई। आप देखो प्रभु कृपा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में हर जगह बोलूँगा कि प्रभु कृपा कहाँ कहाँ हुई। हम बाहर आए तो मैंने कहा चाचा जी, वो कहते हो मैं कार्ड तो लाया नहीं। मैंने कहा चाचा जी बहुत जी नाराज़ होंगे, मेरे 10 रुपये ख़राब कर दिए और शादी में भी नहीं गए। इतने में देखता क्या हूँ कि रिक्शा जा रही है, उस रिक्शा में एक लड़की बैठी हुई, अरे मैं भागा उसके, मैंने कहा आपका नाम निमी है? कहते हाँ। आप कौन? मैंने कहा मैं अशोक। अशोक? तो मैं किसी को नहीं जानती। मैंने कहा भेरा? हाँ भेरा। लिली? वो तो लिली है, मेरा बचपन का नाम लिली था। वो नीचे उतरी, लिपट के जितना रोई। बहन थी मेरी मासी की लड़की, सगी मासी की लड़की, पर हम मिले नहीं थे 12 साल से। तो चलो जी मैं तो तेरे को जाने नहीं दूँगी, शादी है घर में, हमारे साथ चलना है। चाचा जी आप जाओ, ये लिली तो हमारे साथ जाएगा। मैं उनको लेके शादी के मंडप में आ गया। वहाँ ये लड़की मेरी जो बाद में बीवी हुई, ये 12 साल की थी। आप यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 12 साल की लड़कियों को देख के, शी वॉज फुली ग्रोन, बिल्कुल ठीक ठाक थी, रिस्ट पोस्ट अच्छी। अब मैं गाने बोलता था तो उसको अच्छा तो लगता था,
पर मैं देखता था वो बार बार वो मेरी तरफ देखे जा रहा है, तो मेरे को बोलती थी नाराज़ हो गई, क्या है। तो मुझे लगा ये लड़की है जिसे शादी करूँगा ये मेरे को जो मतलब मेरे पीछे दुम नहीं हिला रही, ये है लड़की जो मेरे काम की है। तो मेरे मन से आवाज़ आई और शेर सुनाता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त बने बाद में, जिनकी अभी डेथ हुई है, क्या नाम है, बशीर बद्र। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद आहा, कि प्रभु मेरे मन की तुमने जो इच्छा थी पूरी कर दी। अब मैं वहाँ से तो वापस आने वाला, मैं रहता हूँ यमुनानगर, ये रहते हैं अम्बाला, तो मुलाकात कैसे हो। भगवान की करनी देखो कि उनके फादर मिलिट्री में थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई जम्मू। तो वो कहने लगे कि भाई अब सुमन पढ़ती है तो इसको तो इधर का नॉलेज है, तो वहाँ तो उनकी यमुनानगर में मामा रहते थे, प्रोफेसर थे। वहाँ छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मामा के पास रहेगी और एजुकेशन पूरी कर ली। वो मामा भी हमारे रिश्ते में थे। सुमन मेरे, ये भी इनकी फैमिली भी पाकिस्तान से आई थी? पाकिस्तान से इकट्ठे ही थे। अच्छा। ये सेठी पे हमारा सेठी सानी एक क्लैन है जिनमें शादियां आपस में ही होती थी। मेरी माँ सेठी थी, इनके पेरेंट्स सेठी थे। तो मेरी माँ के इसके फादर बुआ जी के लड़के थे, सगी बुआ जी के रिश्तेदार थे, पर मिले नहीं थे 12 सालों से। भगवान ने उनकी ट्रांसफ़र यमुनानगर कर दी। मैं इनका टीचर बन गया, रोज़ शाम को पढ़ाने के बहाने जाता था। इंसिडेंट इतने अच्छे लगते हैं। अब मेरे को ये पता नहीं कि भाई उनके मन में क्या विचार है। एक दिन मैं उनको कोई सवाल करा रहा था, तो सुमन ने बोला कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं रवि भापा से मुझे लिली भापा बोलती थी, उनके विचारों का पता नहीं, 12 साल की बच्ची थी। मैं रवि भापा से समझ लूँगी। मेरे अंदर जेलसी आई, मैंने कहा साला रवि भापा कौन आ गया। ठीक है, मैं उठ के घर आ गया। अगले दिन मैं 7:30 बजे शाम को जाता था, नहीं गया। 8 बजे अकेली लड़की 4 किलोमीटर साइकिल चला के घर आई। तो आप आए क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, वो रवि बाबा से समझ लो ना तो, और मैं नहीं आऊँगा। कमाल है, मैं मजाक कर रही थी। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपकी बात, उससे पढ़ा। अंदर से मेरा दिल यही कि आए कभी ये मान ना जाए। अब फिर वो मेरी माँ के पास गई, तो माँ की रिश्ता तो था ही। देखो भाभी जी ये मेरे को पढ़ाने नहीं आ रहे, तो वो मेरे पास आए, ज़्यादा क्यों नहीं जाता इसको पढ़ाने। मैं कहा देखो, कह रही थी कि लिली पापा से समझ लूँगी, तो नाम रवि पापा से समझ लूँगी, रवि से समझ ले, जा छोड़ के आ इसको, अकेली बच्ची आई है इतनी दूर से। तो मैं डेली उनको पढ़ाने शुरू हो गया। इस तरह से हमारी इनके साथ फिर वो समझ लो 65 में हमारी शादी हो गई। अब एक बात ये बताता हूं मैं आपको। अब व्यक्तिगत बातें अशोक साहनी सर ने अपनी बताई, अंकल ने। अब मैं आपको इनके व्यवसाय से जुड़ी, क्योंकि मैं जानता हूं कि 25 रुपये, 10 रुपये और 35 रुपये से 1000 करोड़ तक का सफ़र कैसे हुआ, इनका बिजनेस क्या क्या है, इसमें अब आपको दिलचस्पी आने लगी होगी। उससे बातचीत का क्रम मैं शुरू करूं, एक बहुत ही आश्चर्यजनक 4-5 बातें मैं इनके बारे में बताता हूं। कभी भी इन्होंने तंबाकू, शराब या किसी नशे का सेवन नहीं किया। ताजिंदगी इतना बड़ा 1000 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य खड़ा करने के बावजूद 1 रुपये बैंक से कभी लोन नहीं लिया। ये बातें आपको यकीन नहीं आ सकती हो।